माइंड फ्रेश विचार में आपका स्वागत है। मध्य युग भारतीय नारी के अपमान और पतन का इतिहास रहा है। अशिक्षा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज आदि जैसे अंधविश्वास जनित बंधनों ने इस तरह जकड़ा कि इन दिनों इसकी स्थिति अर्धमूर्छित और अर्धमृतक जैसी हो रही है। स्वतंत्रता के 37 वर्ष बाद भी नारी के स्तर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी प्रगति देखने को मिली तो अवश्य, पर उसी अनुपात से दहेज की मांग बढ़ जाने की समस्या ने उनके भविष्य पर जबरदस्त प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि बच्चियों को उनकी शिक्षा दिलाई जाए अथवा नहीं। भारतीय समाज की प्रगति में यह प्रश्न अहम महत्व रखता है। उसे सुलझाया ना गया तो परिवार नरकी यंत्रणाओं में दिन गुजारते रहेंगे। विग्रह, कुसंस्कारिता और पराभाव का अभिशाप आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। चिंतन और चरित्र की उत्कृष्ट धरोहर से विमुख, उद्दंड, आवारा और सब तरह से हेय कर्मों में लिप्त संतानें यहाँ के समुदाय में जन्मे पनपे तो कोई आश्चर्य नहीं समझा जाना चाहिए। भावनाओं की दृष्टि से भारतीय नारी का स्थान आज भी सारे संसार से ऊंचा है। इस संदर्भ में लाला लाजपत राय की आत्मकथा का वह अंश आ जाता है। घर की महिलाएं मंगल करवा चौथ का व्रत कर रही थी। उनके नन्हे नाती ने प्रश्न किया, बाबा आज दादी मम्मी ने भोजन क्यों नहीं किया? लाला जी ने बताया, वे व्रत कर रही हैं। बच्चे के मुंह से फिर प्रश्न उठा, फिर आपने और पापा जी ने व्रत क्यों नहीं किया? उत्तर में लाला जी ने सुदूर अतीत का स्मरण कराते हुए कहा, बेटा हर भारतीय नारी में श्रेष्ठता के संस्कार जन्मजात होते हैं, इसलिए पुरुषों को आशंका नहीं रहती कि उन्हें खराब पत्नी मिलेंगी, किंतु हर पुरुष चरित्रनिष्ठ और सदाचारी होगा, इसमें संदेह है। महिलाएं इसलिए व्रत उपवास करती हैं ताकि अच्छा ही घर वर मिले। परिवार निर्माण के महान उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए नारी की योग्यता, शारीरिक और मानसिक क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है। पर्दे में रहने, चक्की चूल्हे और प्रजनन के अत्यधिक दबाव में रहने से शरीर स्वास्थ्य तो चौपट हुआ ही है, कुठांगग्रस्त मस्तिष्क किसी काम का नहीं रह गया है। फिर श्रेष्ठ संतति की आशा कैसे की जा सकती है? ऐसी स्थिति में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुसंस्कारिता के प्रबल समर्थन द्वारा ही अपंगता के इस कलंक को छुड़ाया जा सकता है। प्रत्येक भावनाशील सद्गृहस्थ यदि नारी जीवन की इन अभिन्न 4 आवश्यकताओं की क्षतिपूर्ति में जुट पड़े तो देखते ही देखते परिवार का एक अच्छा स्वरूप उभर कर सामने आएगा। फिर सुख और समृद्धि भी अच्छे अर्थों में प्राप्त हो सकेंगी। अल्पवयस्क बालिकाओं के परिग्रहण संस्कार का समाज में औचित्य नहीं रहा। विदेशी आक्रांताओं से शील धर्म की रक्षा हेतु मध्यकाल में यह परंपरा पनपी थी। 11 वर्ष की कन्याओं के विवाह को तत्कालीन धर्माचार्यों ने भी मान्यता प्रदान की थी। संकट की घड़ी में लिया गया निर्णय हमेशा के लिए पत्थर की लीक बन जाए, यह शोभनीय नहीं है और ना ही ऐसी अनुमति शास्त्र देते हैं। बाल विवाहों के दुष्परिणाम कितने घातक निकलते हैं, इसका खुला दस्तावेज मद्रास की लेडी डॉक्टर मिस मेऊ की पुस्तक नरभक्षी बकासुर पढ़ लेने से बात पूरी तरह समझ में आ जाती है। भले ही यह परंपरा कभी श्रेष्ठ गहराई गई हो, पर आज उसे त्याग देना नीति और धर्म की दृष्टि से सर्वदा अनुकूल ही होगा। नारी जीवन की यह करुणाजनक स्थिति अपने ऋषि वंशजों से पूछती है कि क्या सचमुच हमारे पितामह इतने निर्मम रहे होंगे? कन्या को करुणा और वात्सल्य की स्नेह मूर्ति समझने वाले भारतीय समाज ने समय समय पर इन घातक प्रथाओं का स्वयं परिशोधन किया है। ऋषि दयानंद जैसे विचारकों ने बार बार इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि पुंगापंथी श्रद्धालु समाज को विवेकशीलता की देहरी तक पहुँचने दें, तब तो कुछ बात बने। इसका स्पष्ट निर्देश स्मृतिकार मनु महाराज ने किया था।
हमें खेद है कि उसी बुद्धिजीवी मनीषी परंपरा के धर्माचार्य मध्य युग की अंधचलन की ही लकीर पीट रहे हैं। इससे ना व्यक्ति का भला होगा और ना राष्ट्र का, ना जाति और संस्कृति का। आज देश स्वाधीन है, जनसंख्या का अत्यधिक दबाव भी है, अतएव अल्पवयस्क बालकों के विवाह का कोई औचित्य नहीं बैठता। दमयंती अकेली जंगल में भटक गई, तब एक बहेलिये से आत्मरक्षा के लिए अब उन्हें शरीर बल का ही सहारा लेना पड़ा था। हम्मीरदेव की माता जब छोटी थी, एक राजकुमार उन्हें रस्सी फेंक कर पटकना चाह रहा था, पर उन्होंने रस्सी जोर से खींची तो राजकुमार धरती पर आ पड़ा और उसने अपनी हार मान ली और हाथ जोड़कर के उनसे प्रार्थना करने लगा। हमारी बच्चियों का स्वास्थ्य इस दृष्टि से भी आवश्यक है और स्वस्थ संतति की दृष्टि से भी। बालिकाओं को सबल और समर्थ बनाने की दृष्टि से खेल कूद, व्यायाम आदि पर भी इतना ही महत्व दिया जाए जितना कि बालकों पर। एक की भी उपेक्षा समूचे समाज की दुर्गति का कारण बनेगी। सफाई भी स्वास्थ्य का ही अंग है, इस बात को तो महिलाएं भी समझे। बनावटी फैशन, पस्ती, जेवर और श्रृंगार प्रसाधनों में सिवाय बर्बादी के और कुछ भी नहीं। इन सबसे स्वास्थ्य तो चौपट होता ही है। घर की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सौंदर्य के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता ये दोनों उपादान पर्याप्त हैं। वेशभूषा साधारण हो पर स्वच्छ हो तो बनावटी श्रृंगार की अपेक्षा अधिक उत्तम होंगी। इससे अनेक दुर्घटनाओं से बचाव का लाभ तो अनायास ही मिल जाता है। गृहस्थ जीवन की गाड़ी सुबीते से आगे बढ़ती है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।